अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गेंदा की फसल से अधिक उत्पादन के लिए गेंदे की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। बालियां बनते समय धान फसल की मुख्य समस्याएं और समाधान। अच्छी किस्म का बीज खरीदते वक्त ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बातें। गेंदा फूलों की एक विशेष फसल है जिसकी खेती से प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं। अगर आप भी गेंदे की खेती करने के इच्छुक हैं तो इसकी खेती में कौन कौन सी तकनीकी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाए, इस विषय पर विस्तार से जानने के लिए मिलवाते हैं आपको नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद के डॉक्टर ए.के. सिंह से। गेंदा की खेती तो वैसे तो पूरे वर्ष भर की जा सकती है, लेकिन मुख्य रूप से गेंदे की खेती जो है वो इस समय की जाती है और सितंबर अक्टूबर में नर्सरी डालने का उचित समय है। अब प्रजातियों की जहाँ तक बात है कि प्रजातियाँ इसमें दो तरह की होती हैं, एक अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है और एक जो है वो फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है। फ्रेंच मैरीगोल्ड जो छोटे आकार के होते हैं जिसको आप माला बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, और बड़े फूल वाला जो है अफ्रीकन मैरीगोल्ड होता है, उसके फूल बड़े होते हैं और उसका पौधा भी जो है बड़ा होता है, करीब 90 सेंटीमीटर से 1 मीटर की ऊंचाई का होता है। जैसे फ्रेंच मैरीगोल्ड जो गेंदा है उसमें मुख्य प्रजातियां हैं, रस्टी रेड है, क्यूपिड है और गोल्ड है। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड में अफ्रीकन मैरीगोल्ड डबल, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा बासंती गेंदा, अफ्रीकन ऑरेंज, तो ये तमाम तरीके के प्रजातियां हैं जिनके बीज आपको उपलब्ध हो जाएंगे। 1 हेक्टेयर खेती के लिए तकरीबन 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और गेंदे के लिए ये ज़रूरी है कि आप जब नर्सरी की तैयारी करते हैं तो उस समय ये ध्यान रखें कि जैसे आप सब्जी के लिए नर्सरी की तैयारी करते हैं उसी तरह इसकी भी तैयारी करें और किसी ऊंचे स्थान पर उठी हुई क्यारी में नर्सरी डालें। उसमें अच्छी तरह से गोबर की खाद मिलाएं और मिट्टी काफ़ी भुरभुरी होनी चाहिए। उसके बाद जब आप इसमें बीज लगाने जाते हैं तो 4 इंच की दूरी पर एक लकड़ी से सीधी कतार बना लें और उसी कतार में 1-1 अंगुल की दूरी पर बीज डालें। बीज डालने के बाद ढकने का काम मिट्टी से न करें। इसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि खाद, मिट्टी और बालू का मिश्रण बना लें और केवल जहां आपने बीज डाला है उस पर केवल उस मिश्रण का बुरकाव करें। और बुरकाव करने के बाद आप देखेंगे कि जब वो बीज दिखाना बंद हो गए हैं तब उसको पुआल से ढक दें और सुबह और सायंकाल हजारे से सिंचाई करें। तकरीबन 7 से 10 दिन में बीज का जमाव हो जाएगा। जमा होने के बाद आप ऊपर से पुआल को हटा दें और पुआल को हटाने के बाद इसको बढ़ने दें। सिंचाई हमेशा करते रहें। चूँकि आपकी क्यारियाँ उठी हुई हैं इसलिए उसमें कभी भी आप क्यारी के ऊपर तक पानी न दें, केवल बगल की नाली में पानी दें, अपने आप पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो करीब 4 की जब पौध हो जाती है तो ये रोपण के लिए तैयार हो जाती है और इनको आप ले करके इसकी पौध रोपण करें। और खेत की तैयारी करने के लिए प्रमुख रूप से आपको बता दें कि खेत में कम से कम 3 या 4 बार गहरी जुताई करें
जुताई करने के बाद अगर 1 हेक्टेयर लगाना है तो उसमें कम से कम 20 ट्राली गोबर की खाद मिश्रित करें और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिला करके खेत की तैयारी करें। और अफ्रीकन मैरीगोल्ड के लिए जो बड़ा आकार का है उसके लिए रोपण की दूरी 50 सेंटीमीटर गुणे 50 सेंटीमीटर और फ्रेंच मैरीगोल्ड जो है उसके लिए दूरी होगी 50 गुणे 30 सेंटीमीटर, मतलब पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 50 सेंटीमीटर। तो इस पर आप रोपित कर दें और रोपित करने के बाद तुरंत शाम के समय इसको रोपण करें और उसके बाद तुरंत सिंचाई कर दें हल्की सी। अब आप देखेंगे कि 1 महीना के करीब जब समय हो जाता है तब इसके पौधे जो हैं तकरीबन 6 से 8 इंच के हो जाते हैं। उस समय एक क्रिया आपको करनी है जिसको कर्तन की क्रिया बोलते हैं और इसमें ऊपर का हिस्सा जो है तोड़ दिया जाता है। शीर्ष का हिस्सा तोड़ देने से इसमें कल्ले अधिक आएंगे और जितने ही ज़्यादा कल्ले आएंगे उतनी ही फूल की कलियां उसमें ज़्यादा बनेंगी। ये पूरी फसल जो है 3 माह की है और करीब 2 माह में फूल आ जाते हैं और करीब 2.5 से 3 माह तक आप इसकी फलक में फूल को तोड़ाई कर सकते हैं। तोड़ाई करने का समय जो है सायंकाल है या जाड़े का मौसम है तो सायंकाल करें और अगर थोड़ा गर्मी के मौसम में अगर ओस न पड़ रही हो तो सुबह भी इसकी 10 बजे करीब तोड़ाई कर सकते हैं। प्रति हेक्टेयर इसमें उत्पादन तकरीबन 250 से 300 कुंटल अफ्रीकन मैरीगोल्ड में और 200 से 250 कुंटल फ्रेंच मैरीगोल्ड में मिलने की पूरी गुंजाइश रहती है। और आप देखेंगे कि इसका बाजार में मूल्य जो है सीजन में 20 से 30 रुपए किलो और थोड़ा सा अगर आगे पीछे बुआई करते हैं तो उसमें 50 से 60 रुपए तक किलोग्राम के हिसाब से फूल आपको मिल जाएंगे। ये थी कुछ उपयोगी जानकारी। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। बालियां बनते समय धान फसल की मुख्य समस्याएं और समाधान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। धान की फसल लगभग अब कटने के लिए तैयार है, लेकिन लंबी अवधि तथा देर से रोपी गई यानी कि धान की फसलों में इस समय बालियां बन रही हैं और इस अवस्था पर फसल में गंधी कीट और कंडवा रोग कभी कभी भारी नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इन पर उचित वक्त पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। तो गंधी कीट के नियंत्रण पर जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र हैदरगढ़ फैजाबाद के विषय विशेषज्ञ SP सिंह से। धान की आज हम चर्चा करेंगे धान के गंधी बग के बारे में, जो कि मिल्किंग स्टेज में आकर के हमारी फसल को काफ़ी हानि पहुंचाता है। गंधी बग एक ऐसा कीट है, उसकी पहचान बिल्कुल आसानी से की जा सकती है। हाथ में अगर उसको पकड़ लिया तो बहुत उसमें गंध आती है, इसलिए उसका नाम गंधी बग रखा गया है। जब दूध वाली अवस्था होती है तब वो धान में बहुत ज़्यादा अटैक करता है। जब वो अटैक करेगा तो वो उसमें बैठता है, उसका रस जो है दूध को चूस लेता है और चूस करके उड़ जाता है। तो उससे क्या होता है, उसमें फिर ग्रेन नहीं बनता है, मतलब दाना नहीं बनता है, तो उससे हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। अगर ATL लेवल से अगर हम ऊपर पहुंच जाते हैं तो सब माना जाता है कि भाई हमें बहुत नुकसान हुआ है। अगर ATL लेवल से अगर ज़्यादा पहुंच जाता है तो इसको कंट्रोल करना बहुत ही मस्ट है। इसको कंट्रोल करने के लिए 2-3 दवाएं हैं जिनका मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि एक ये मोनोक्रोटोफॉस एक दवा आती है, उसको आप ले सकते हैं, तो उसका स्प्रे आप कर दीजिए तो उससे भी वो भाग जाता है। या फिर एक होता है मेलाथियोन डस्ट आती है, सबसे अच्छी इसके लिए मेलाथियोन डस्ट होती है, जो कि 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डाली जाती है। डस्टिंग जो करनी चाहिए वो हमको शाम के समय पे करनी चाहिए या सुबह सूर्य निकलने से पहले कर देनी चाहिए, क्योंकि वो पाउडर होता है। जब हम पाउडर को छिड़कते हैं तो वो धान की पत्ती पर चिपक जाता है। अगर गंधी उस पर बैठता है तो वो उस पर रस चूसने की जैसी कोशिश करेगा तो वो जो मेलाथियोन डस्ट है उसके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब कर देती है और वो वहीं पे मर जाता है। धान के कंडवा रोग के नियंत्रण पर जानकारी के लिए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र पलखी बरूना मऊ के डॉक्टर DP सिंह से। किसान भाइयों, पूर्वांचल में
धान प्रमुख फसल है और इस समय हमारी धान की फसल खेतों में खड़ी है, जो इस समय बालियां पकने की अवस्था में है, बालियों की अवस्थाओं में है। इसमें जो समस्याएं आती हैं वह है हमारी फॉल्स स्मट की। फॉल्स स्मट ये आप देखते होंगे, बालियां जो हैं, बालियों में दाने न बन करके उसमें एक हल्के हरे रंग का एक फफोले आकार का संरचना बन जाती है और ये इसमें आप देखेंगे जब ये मैच्योर होती है तो फट करके इसमें से पीले पीले रंग के स्पोर्स निकलते हैं, जो हवा जिधर रहेगी उधर को ये संक्रमित करते जाते हैं। और इस तरह के यदि आपके प्लाट में फॉल्स स्मट लग गया है तो कृपया इसका आप खाने के रूप में, अन्न के रूप में प्रयोग करें, बीज के रूप में आप इसको प्रयोग न करें। फॉल्स स्मट के नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है बीज उपचार, लेकिन अब इस समय बीज उपचार का समय नहीं है। इस समय यदि हमारे प्लाट में फॉल्स स्मट दिखाई देता है तो इसके लिए हमें फफूंदीनाशक दवाइयां जैसे हेक्साकोनाजोल, जो आपको 2.5 से 3 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से, और इसमें कोई ना कोई चिपकने वाली चीज, चाहे वो शैम्पू हो चाहे सरफ हो, इसको मिला करके आप इसका छिड़काव करें। या आपको इंडोफिल M45 मिल जाए, इनका भी आप 2.5 से 3 ग्राम पाउडर है ये, इसको प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके इसका आप छिड़काव करेंगे, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अच्छी किस्म का बीज खरीदते वक्त ध्यान रखने योग्य महत्वपूर्ण बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि रबी मौसम प्रारंभ हो गया है और इस समय किसान फसलों की बुआई की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन फसल की उपज और उसकी उत्पादन क्षमता काफी हद तक अच्छे बीजों पर निर्भर करती है। तो आप बीज खरीदते वक्त किन किन सावधानियों को अपनाएं ताकि आप उन्नत और स्वस्थ बीजों की खरीदारी कर सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह। किसान भाइयों, उन्नत बीज खरीदते समय अपन को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये जग जाहिर है कि उत्तम, उन्नत तथा गुणवत्ता युक्त बीज के उपयोग से अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, जिससे प्रति इकाई उत्पादन और आय भी बढ़ती है। उत्तम बीज के उपयोग से नवीनतम तकनीकी खाद, उर्वरक, सिंचाई, फसल संरक्षण आदि के साथ श्रम संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, अर्थात किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल मिलता है। जबकि खराब यानी निम्न गुणवत्ता युक्त बीजों के उपयोग से संसाधनों की लागत का सही समुचित लाभ नहीं मिल पाता है। किसान भाइयों, कहावत है, उन्नत शुद्ध बीज का कोई मोल नहीं, बस उसका गुण देखो। ये हकीकत है कि सामान्य श्रेणी या ठीक ठाक बीज की बुआई करके फसल से अच्छा उत्पादन नहीं मिल सकता, चाहे फसल में कितनी ही सिंचाई की जाए, कितना ही खाद पानी दिया जाए या फसल संरक्षण के उपाय किए जाए। अच्छा फसल उत्पादन या अच्छी फसल तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक कि उस जलवायु विशेष के लिए फसल की उन्नत किस्मों के गुणवत्ता युक्त बीजों का उपयोग नहीं किया जाए। किसान भाइयों, बीज खरीदने पर होने वाला खर्च फसल की खेती पर कुल लागत का बहुत कम भाग होता है, लेकिन उस फसल विशेष का उत्पादन बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। उन्नत बीजों, स्थानीय या देशी बीज जो भी काश्तकार खरीदता है, चाहे वो दुकानदार से खरीदे या कहीं और से खरीदे, लेकिन उन्नत किस्म का जो बीज है वो सबसे बढ़िया जो मिलता है वो मिलता है सरकारी संस्थान से। उन्नत बीजों में ये गुण होते हैं कि उन्नत बीज हमेशा 15 से 20% अधिक उत्पादन देते हैं। उन्नत बीज आनुवंशिक दृष्टि से शुद्ध व समान जातीय गुण वाले होते हैं और उन्नत बीज भौतिक रूप से शुद्ध होते हैं, अर्थात उसमें किसी दूसरी फसल, खरपतवार आदि के बीज नहीं होते हैं। उन्नत बीजों की अंकुरण क्षमता अधिक होती है। उन्नत बीज रंग, रूप तथा उत्तम ओज का होता है। उन्नत बीज हमेशा कीट एवं बीमारियों से मुक्त होता है, इसलिए बीज का चुनाव करते समय प्रमाणित बीज ही काम में लगे। उन्नत बीज हमेशा किसी मान्यता प्राप्त बीज उत्पादन संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम या फिर कृषि विज्ञान केंद्र से ही खरीदे। किसान पीढ़ियों से बीज काम में लेता आ रहे हैं। पहले और आज में फर्क इतना है, पहले जहाँ किसान
अपने खेत का वैज्ञानिक खुद हुआ करता था। पहले किसान अपने खेत फसल के पकने पर उससे काटता है, गाई से पहले जो अच्छा बीज लगता है उस बीज को बुआई के लिए रख लेता था। गेहूं में बड़े दाने वाली बड़े आकार की बालियाँ जो किसान को अच्छी लगती थी कि वास्तव में वो दाने बड़े हैं, उनको अलग कर देता था और अगली सीजन में बुआई के लिए रखता था। बीज अच्छा होता था, भूमि उपजाऊ थी, मौसम अनुकूल था, उत्पादन भी बढ़िया होता था। परंतु आज की परिस्थितियाँ विपरीत है। भूमि उपजाऊ है नहीं, पानी है नहीं, मौसम अनुकूल नहीं है। ऐसी विषम परिस्थितियों में अधिक उत्पादन के लिए फसल विशेष जलवायु के लिए उन्नत नवीनतम बीज ही उत्पादन देने में सक्षम है। किसान भाइयों, बीज खरीद में थोड़ी सी सावधानी रखकर अच्छा उन्नत बीज प्राप्त किया जा सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है सही समय या समय से पूर्व बीज की खरीद। किसान बड़ा समझदार है, वह पहले से ही यह निश्चित कर लेता है कि उसे अपने खेतों में इस वर्ष कौन कौन सी फसल की बुआई करनी है। अतः जब फसल का चुनाव हो जाता है तो उस फसल का कम समय कम पानी में पकने वाली नवीनतम किस्म का चुनाव करना आसान हो जाता है और उस नवीनतम किस्म को बुआई से महीने भर पहले किसी कृषि अनुसंधान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय आदि सरकारी संस्थान से खरीद कर रख लेना चाहिए। किसान भाइयों, उन्नत बीज प्राप्त करने का सबसे विश्वसनीय स्रोत सरकारी संस्थान है, लेकिन जब यहाँ बीज नहीं मिले तो गांव या शहर की जो दुकान है वहाँ से हम बीज खरीदते हैं। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है विश्वास की, और विश्वास वाले स्थान से जहाँ से अपन बीज खरीदते हैं तो अगर विश्वसनीय है तो वो बीज है जो अपन को अच्छा उत्पादन देने में सक्षम होता है। इन खाद बीज की दुकानों पर आमतौर पर बीज की व्यवस्था पूर्व में नहीं होती है, लेकिन जैसे ही सीजन आती है तो बीज की बाढ़ सी आ जाती है। उस समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सी किस्म का चुनाव करना है। उस किस्म की ही मांग हमें दुकानदार से करनी चाहिए ताकि उसको लगे कि किसान उस किस्म के बारे में जानकार हैं, ताकि वो आपको है जो सही बीज देगा। यहाँ यह ध्यान रखने की बात है कि कौन सा बीज खरीद रहे हैं, संकर है या संकुल है। फसलों का संकर बीज प्रति वर्ष तथा फसलों का संकुल बीज वर्ष में एक बार खरीदना पड़ता है। बीज खरीदते समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि बीज की थैली या बीज का जो कट्टा है कहीं से कटा फटा नहीं है, कहीं से सिलाई तो नहीं टूटी हुई है, टैग लगा हुआ है या नहीं है, लेबल लगा है या लगा है या नहीं है। उस लेबल पर ध्यान से देखें कि फसल का नाम, किस्म का नाम, अंकुरण प्रतिशत क्या है, अंकुरण क्षमता क्या है, बीज हाइब्रिड है या संकुल है, बीज उत्पादन की तिथि क्या है तथा काम में लेने की अवधि क्या है। इसके साथ ही किसान भाई जब बीज खरीदे तो बीज का बिल लेना नहीं भूले तथा बीज खरीदे। इस प्रकार किसान भाई अच्छी क्वालिटी का उन्नत किस्म का बीज खरीदकर प्रति इकाई उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मलासा कानपुर के रियाज अहमद ने। आपने केला पकाने की सुरक्षित तकनीक पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि हिंदुस्तान में सभी जगह पर आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जैसे कई विधियों द्वारा कृषि में प्रगति की जा रही है, हम भी केले में आधुनिक पद्धति द्वारा केले को पकाया जा रहा है, जिसमें कि केले को पकाने की कई विधियां हैं। जब पौधे पर केले के पेड़ पर पूरा गुच्छा, जो लिंगर जिसको बोलते हैं, गहन जिसको उत्तराखंड की भाषा में बोला जाता है, उसको जो है लेबर के द्वारा काट लिया जाता है और पूरे के पूरे गुच्छे को वहाँ से लाकर हमारे यहाँ पर ले आया जाता है। व्यवसाय किया जाता है 2 तरीके से किया जाता है। एक केले बेचा जा सकता है बाजार में, जिसकी सब्जी बनाई जाती है, एवं केले को प्रोसेस करके वैज्ञानिक विधि द्वारा पकाया जाता है, जिससे कि केला जो है फल का रूप ले लेता है। मार्केट में जो केला हमारे फल जो उपलब्ध है वो विभिन्न प्रकार की पद्धतियों द्वारा पकाया जाता है। कुछ पद्धतियाँ बहुत अच्छी पद्धतियाँ हैं और कुछ पद्धतियाँ बहुत गलत प्रकार से जिसमें केला पकाया जाता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक है। जैसे कुछ जो लोग हैं वो कार्बाइड एवं बर्फ़ के द्वारा केले को पकाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक विधि द्वारा केले को पकाया जाता है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनका कोई भी खतरा नहीं बना रहता है। हमारे यहाँ पर केले का पकाने में खेतों से जो है ट्रकों के द्वारा हमारे यहाँ पर केले को ले आया जाता है, जिसमें कि हम दिखा सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग सॉर्टिंग ग्रेडिंग कर देते हैं और केले का जो ग्रेडिंग करने के बाद उसको क्रेट्स में रख दिया जाता है। और ये आपके सामने रखी हुई हैं क्रेट्स, इनमें केले की ग्रेडिंग करके
केले के आकार के हिसाब से और साइज के हिसाब से उसकी गिनती करके इसमें ग्रेडिंग कर दी जाती है। सोर्टिंग में जैसे दर्जन के हिसाब से है उसी के हिसाब से 24 की, 16 की, 12 की जो है कटिंग करके उसमें रख दी जाती है। उसमें केले के साइज के हिसाब से सोर्टिंग कर दी जाती है। छोटे केले को अलग क्रेट में रख देते हैं, बड़े केले को अलग क्रेट में रख देते हैं। उसका जो खराब है जो और अलग क्षतिग्रस्त केला है उसको अलग कर दिया जाता है, जिससे कि मार्केट में उसके विभिन्न प्रकार के भाव हमें मिल जाते हैं। जो प्रोसेस रहता है केले को पकाने का वो कोल्ड स्टोरेज में एथिलीन गैस के द्वारा पकाया जाता है, जो कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसमें केले के कोई भी पोषक तत्व एवं विटामिन खत्म नहीं होते हैं। इस विधि में बिना पके फलों को हवा बंद कमरे या कम लागत वाली पाली चैम्बर में कैरेट या ट्रे में क्रमबद्ध रख देते हैं। यदि कम मात्रा में फलों को पकाना हो तो प्रेशराइज्ड इथाइलिन भरें। डब्बों के द्वारा कैरेट या ट्रे में रखे फलों के ऊपर इथाइलिन का आवश्यकता अनुसार छिड़काव करते हैं और यदि बड़ी मात्रा में फलों को पकाना हो तो एडाप्टर से संचालित होने वाले इथाइलिन वाले बड़े केन का प्रयोग करते हैं और इस विधि में पहले हवा बंद कमरे में कैरेट या ट्रे में फलों को रखते हैं तथा केन के ढक्कन को हटाकर उसमें एडाप्टर लगाते हैं तथा एडाप्टर के द्वारा आवश्यकता अनुसार इथाइलिन बाहर निकालते हैं तथा कमरे में रखे फलों पर फैल जाए इसलिए पंखे का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में 100 ppm इथाइलिन 3 गुना 3 गुना 3 मीटर आकार वाले कमरे जिसमें 2 टन फल रखे जा सकते हैं वह आसानी से 24 से 48 घंटे में पकाया जा सकता है। प्रकार के केले की जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत अधिक होती है और इसको 3 से 4 दिन तक मार्केट में आराम से बेचा जा सकता है। अगर सभी किसान भाई इसी प्रकार से केले को वैज्ञानिक विधि द्वारा पकाएं तो इसका मानव शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है बहेरी बलिया के देव कुमार वर्मा ने। आपने फसलों पर दवाओं के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। धान के किसान या सब्जी के किसान सभी के साथ ये समस्या बहुत बड़ी है और किसान भाई हमेशा कोशिश ये करते हैं कि चूंकि श्रमिक की समस्या है इसलिए वो हमेशा उनकी एक कोशिश रहती है कि अगर 2 दवाइयों का इस्तेमाल हमें करना है तो वो दोनों को अगर हम मिला के डालें तो अच्छा है। लेकिन इसके कभी कभी बहुत बुरे परिणाम भी होते हैं। जो दवाई की मात्रा है, पानी की मात्रा है, सही समय का जो आकलन है, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हमें जो बीमारियां हैं उनको अगर रोकथाम करनी है या फसल में उचित प्रबंधन करना है। अभी समस्या ये है कि किसान भाई जो दवाइयाँ डाल रहे हैं, दवाई तो वो उतनी ले आते हैं जितनी जो रिकमेंडेड है या जो हम बताते हैं कि भाई जैसे आप आधा लीटर दवाई आपको 1 एकड़ में लगेगी या आपको 1.5 लीटर दवाई 1 हेक्टेयर में लगेगी, तो वो दवाई की मात्रा तो पूरी ले आते हैं। लेकिन जब दवाई घोलने की बात आती है तो जितनी मात्रा हम लोग पानी की बताते हैं उसका 1 भाग भी नहीं घोलते। 1 एकड़ में हम लोगों ने बता के रखा, सब किसान भाइयों को बताते हैं कि कम से कम 12 स्प्रेयर पानी उसमें एकड़ में जाना चाहिए। तो किसान भाई क्या करते हैं कि वो 1 एकड़ में मात्र 5 से 6 स्प्रेयर डालते हैं और दवाई ज़्यादा डालते हैं। तो इससे होता ही है कि दवाई एक तो किसान भाइयों को आर्थिक जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। अगर आधा लीटर दवाई में काम चल रहा है तो 1 लीटर दवाई डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो आधा लीटर बताई गई है वो उसकी क्षमता के आधार पर बताई गई है कि उसमें वो नियंत्रित कर देता है। और दूसरा ये कि किसान भाइयों का सीधा संपर्क दवाई विक्रेताओं से रहता है। बिल्कुल अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो दवाई विक्रेता जब दवाइयाँ देते हैं तो हमेशा उनकी इच्छा ये रहती है कि उनकी दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिकें। तो वो एक ही कीड़ा या एक ही बीमारी के लिए 2 या 3 दवाइयाँ साथ में दे देते हैं। कि जो मिक्स करके डालने की दवाई है कि वो कभी चाहते हैं कि जो कीटनाशक दवाई है उसको फफूंद करके डाल दें, या अगर दानेदार कोई दवाई है तो उसको खाद के साथ डाल दें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे भी किसान भाइयों को कभी कभी काफ़ी नुकसान होता है, फसलों को भी नुकसान होता है और दवाइयों का असर अच्छे से नहीं होता है। जैसे अब जिंक सल्फेट अगर हमें डालना है खैरा डिजीज के लिए, जिंक सल्फेट उपयोगी है। लगभग 8 किलो 1 एकड़ में लगता है।
तो किसान भाई ये सोचते हैं कि अगर उसको हम पोटास के साथ डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जबकि पोटास के साथ डालते ही जिंक सल्फेट जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, नमी एब्जॉर्ब करके, और वो जिंक सल्फेट वो ले जाने लायक नहीं रहता। तो जिंक सल्फेट अगर डालना है तो अलग से डालें, पोटास और सुपर फास्फेट डालना है या यूरिया डालना है तो उनको अलग अलग तरीके से डालें। दूसरा ये कि कभी भी जब भी कीड़ा या बीमारी जो है अगर हमारे खेत में का प्रकोप है तो कभी भी खाद की मात्रा या खाद का जो डालने का समय है उसको आगे पीछे किया जा सकता है। अगर हम उसी समय खाद डालेंगे तो कीड़ा भी ज़्यादा आएगा, बीमारी भी ज़्यादा आएगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखना किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है। और दूसरा और एक सबसे लास्ट ये कि जब भी दवाई किसान भाई डालें तो मात्रा जितनी बताई गई है उतनी ही मात्रा डालें। अगर ज़्यादा मात्रा डालेंगे तो हो सकता है फसल में उसका उल्टा विपरीत असर पड़े और फसल जो है वो खराब हो सकती है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadaata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में आयोजित किसान मेले की मुख्य झलकियां। शरतकालीन गन्ने की खेती पर तकनीकी जानकारी। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।